निकल जाओ तुम लोग अभी के अभी मेरे घर से। भगवान या दिन दिखाने से पहले काश मुझे उठा लेते। इतने सालों से जो परिवार एक साथ रहा है, नहीं जानता था वह इस तरह टूटेगा। क्या यही दिन देखने के लिए तुम लोगों को इतना बड़ा किया था? आज तुम लोगों को इस तरह लड़ते झगड़ते देख मेरा खून खौल रहा है। दयाशंकर जी चीख कर गुस्से में बोले। बड़ी बहू नेहा, जिसने अभी छोटी बहू विद्या को झन्नाटेदार चाटा मारा था, वह ससुर जी के यह शब्द सुनकर अंदर तक हिल गई। और बड़ा बेटा जय, जो छोटे बेटे अजय का गिरेबान पकड़े खड़ा था, उसने गिरेबान अपने हाथों से छोड़ दिया। बड़ी बहू नेहा कुछ कहना चाहती थी, मगर दयाशंकर जी किसी की बात सुने बिना वहां से चले गए और आकर एकांत में अपनी बालकनी में बैठ गए और सोचने लगे कितने प्यार और अरमानों से बनाया था उन्होंने यह घर, जिसका नाम उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर रखा था, राधा निवास। मगर आज अपनी बहुओं को इस तरह लड़ते झगड़ते देख उन्हें बहुत बुरा लगा था। उन्हें लगा जैसे उनकी बरसों की मेहनत पानी में फिर गई। जिस संयुक्त परिवार का सपना उन्होंने देखा था, आज उन्हें वह सपना अपनी आंखों से चकनाचूर होता दिखाई दे रहा था। इस घर में दयाशंकर जी, उनकी पत्नी राधा, बड़ा बेटा जय, उसकी पत्नी नेहा और उनकी बेटी दिया, और छोटा बेटा अजय, उसकी पत्नी विद्या और उनका बेटा दीप रहते थे। राधा जी जब मंदिर से घर आईं तो दयाशंकर जी ने उन्हें सारी बात बताई। राधा जी भी यह सुनकर दुखी हो गईं और एक जगह बैठ गईं। थोड़ी देर बाद नेहा ने डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगा दिया था, मगर किसी को भी खाना खाने का मन नहीं था, इसलिए कोई खाना खाने नहीं आया। नेहा अपने सास ससुर से माफी मांगने उनके कमरे में पहुंची, मगर दयाशंकर जी और राधा जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। नेहा अपनी देवरानी विद्या के कमरे में पहुंची तो विद्या ने भी उसे देखकर मुंह फेर लिया। नेहा उदास होकर अपने कमरे में आ गई। पति जय बोला, तुम क्यों बार बार सभी के सामने झुक जाती हो? नहीं सुनी ना तुम्हारी बात किसी ने? मैं तो कहता हूँ हम दोनों को इस घर से अलग हो जाना चाहिए। वैसे भी माँ पापा बहुत फर्क करते हैं हम दोनों भाइयों में। नेहा बोली, आप दोनों भाइयों में ही नहीं, हम दोनों बहुओं में भी इस घर में बहुत फर्क समझा जाता है। मैं भी तो कब से अलग होने की राह देख रही हूँ। उसी रात नेहा के भाई का फोन आया और उसने बताया कि माँ की तबीयत बहुत खराब है और वह तुमसे मिलना चाहती हैं। दूसरे दिन नेहा के भाई को घर आया देख दयाशंकर जी और राधा जी हैरान हो गए। तब नेहा के भाई ने बताया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और वह नेहा को अपने साथ ले जाना चाहता है। नेहा ने जाते वक्त एक खत लिखा और दयाशंकर जी की डायरी में रख दिया, क्योंकि वह जानती थी कि दयाशंकर जी रोज डायरी लिखते हैं, इसलिए उसका खत वह पढ़ लेंगे। फिर वह अपने भाई के साथ कुछ दिनों के लिए मायके चली गई। नेहा के मायके जाने के बाद घर के काम की जिम्मेदारी राधा जी पर आ गई, क्योंकि विद्या के मूड की बात थी, कभी वह काम कर देती तो कभी नहीं। मगर राधा जी को ऐसे काम पड़े रखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह घर के ज्यादातर काम कर देती। दयाशंकर जी ने रात को जैसे ही डायरी खोला, उन्हें बहू नेहा द्वारा लिखा खत मिला। खत में लिखा था, पापा जी आपने कल मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन आपने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने विद्या को थप्पड़ क्यों मारा था और जय ने उनके छोटे भाई का कॉलर क्यों पकड़ा हुआ था। बस यही बताने के लिए यह खत लिखा है। पापा जी, उस दिन मेरी बेटी दिया के हाथ से कांच का ग्लास फूट गया था, जो देख विद्या बोली, लंगड़ी कहीं की, देखकर भी नहीं चल सकती क्या? इतना महंगा ग्लास फोड़ दिया। पीछे से अजय भैया बोले, इतना महंगा ग्लास फोड़ दिया, अब इसका हर्जाना कौन भरेगा? तेरा बाप? कहकर दोनों दिया को डांट लगा रहे थे। खत पढ़ते पढ़ते दयाशंकर जी को लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने पीछे देखा तो राधा जी खड़ी थी। वो बोली, क्या पढ़ रहे हैं जी? दयाशंकर जी बोले, तुम्हारी बहू मायके जाने से पहले यह खत लिखकर छोड़ गई है, बस वही पढ़ रहा हूँ। राधा जी बोली, जरा जोर से पढ़िए, मैं भी सुनना चाहती हूँ कि उस दिन ऐसा क्या हो गया था कि दोनों भाई और दोनों बहुओं में हाथापाई तक बात पहुँच गई। दयाशंकर जी अब खत जोर से पढ़ने लगे।
जिसमें नेहा ने लिखा था, अभी 2 महीने पहले ही तो दिया और जय का भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। जैसे तैसे उन दोनों की जान बच पाई, और ऐसे में अगर मेरी बेटी को लंगड़े होने का ताना मारा जाए तो क्या यह सही है पापा जी? राधा जी बीच में बोली, आज भी वह दिन याद आता है तो रूह कांप जाती है। आप और मैं तो हिम्मत हार चुके थे। वह तो नेहा ही थी जो ऐसे समय में बिना हिम्मत हारे पति और बेटी के वापस अच्छे होने की उम्मीद लगाकर बैठी थी और हमें भी हौसला दिए जा रही थी। शायद उसके हौसले और भगवान पर भरोसे का ही असर था कि दिया और जय आज हमारे बीच वापस खड़े हैं। छोटी बहू को दिया को इतना बड़ा ताना मारने से पहले तनिक सोचना चाहिए था, और पीछे पीछे अजय ने भी ऐसा बोला, या तो हद हो गई। दया शंकर जी झल्लाते हुए बोले, मुझे खत आगे भी पढ़ने दोगी या बीच में ही टोकती रहोगी? दया शंकर जी ने खत आगे पढ़ना शुरू किया। 2 महीने पहले हुए एक्सीडेंट की वजह से जय की नौकरी छूट गई, क्योंकि उन्हें घर पर रहकर आराम करने की हिदायत दी थी, जिससे घर का सारा बोझ अजय भैया पर आ गया। बस तब से विद्या मुझे रोज ताने सुनाने लगी। कहने लगी, अगर मेरा पति तुम लोगों के खर्चे ना उठाए तो तुम लोगों का क्या होगा? मुझसे यह ताने रोज रोज नहीं सुने जाते। पापा जी, अब आप ही बताइए, अगर मैं इन बातों को लेकर अलग रहना चाहती हूँ तो क्या यह गलत है? मैं अपने पति और बच्चे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। मेरे पति और बच्चे को इस वक्त हौसले और आत्मविश्वास की जरूरत है, ना कि ऐसे कमजोर लोगों के उल्हानों की। आप हमेशा सच का साथ देते हैं, मगर कुछ दिनों से हमें लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। खत पढ़कर दया शंकर जी बोले, कितनी खुशी के दिन थे वह राधा, जब हमारे दोनों बेटों की शादियां हुई थीं। दोनों बहुएं भी तो रच बस गई थी परिवार में, जहां एक बड़ी बहू नेहा घर की जिम्मेदारियों के प्रति सजग और सुशील, वहीं छोटी बहू विद्या चंचल और मिलनसार। पूरे घर में उसके हंसी ठहाकों की आवाज गूंजती। दोनों ने मिलकर यह परिवार एक सूत्र में बांधे रखा था राधा। ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को, जो अब सभी को अलग होना है इस घर से। और मैं क्यों भेदभाव करूंगा मेरी दोनों औलादों में? बड़े बेटे और बहू को हमारे बारे में ऐसा क्यों लग रहा है? राधा जी बोली, कभी कभी अनजाने में हमसे ऐसी गलती हो जाती है जिससे हम भेदभाव कर बैठते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर का कभी बंटवारा हो, क्योंकि घर का बंटवारा मतलब सब कुछ बट जाना। जब घर का बंटवारा होता है तो सिर्फ वह घर का बंटवारा नहीं होता, वह तो बड़े बुजुर्गों का भी बंटवारा होता है। बोलते हुए रो पड़ी राधा जी। दया शंकर जी बोले, बस यही वजह है कि मैं भी बंटवारा नहीं करना चाहता, मगर इस मसले का भी तो कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। और मैं नहीं जानता था कि छोटी बहू इतनी तेज स्वभाव की है कि वह इस तरह ताने मारती होगी। राधा जी बोली, अरे विद्या तो हमेशा अपनी मम्मी से फोन पर चिपकी रहती है। शादी को 5 साल हो गए, मगर घर के काम भी ढंग से नहीं करती आपकी छोटी बहू। और तो और एक बार जब वह अपनी माँ को सारी बातें बता रही थी और मैं वहाँ कुछ काम से गई थी, तो मैंने उसकी सारी बातें सुन ली। और जब मैंने उससे कहा कि बेटा इस तरह अपने घर की बातें अपने मायके में नहीं बताया करते, तो उल्टा मुझ पर ही वह भड़क गई और बोली, आपको शर्म नहीं आती मेरी बातें सुनते हुए? हाँ, मैं जानती हूँ, वैसे विद्या के दिल में कोई खोट नहीं, जो भी बात हो मुंह पर बोल देती है, मगर कभी कभी इतना कड़वा बोलती है कि सामने वाला उसे पचा नहीं पाता। दया शंकर जी बोले, मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने बिना कुछ जाने नेहा और जय पर सारा इल्जाम लगा दिया, जबकि पहले मुझे बात की तह तक जाना चाहिए था। दरवाजे पर खड़ी विद्या सास ससुर की यह सारी बातें सुन रही थी। वह अपने कमरे में आकर अजय से कहने लगी कि हमारा इस बार का नाटक भी मुझे फेल होता नजर आ रहा है अजय। अजय बोला, क्या हुआ विद्या? इतने सबके बाद तो पापा हमें अलग करने का निर्णय ही ले रहे होंगे ना? विद्या बोली, वाह सब तो मुझे नहीं मालूम अजय, मगर मैं कल मायके जा रही हूँ और अब मुझे तब वापस बुलाना जब हम अलग हो जाएं, समझे? दरअसल अजय और विद्या अब और संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहते थे।
अजय 2 महीनों से घर का खर्च अकेले उठा रहा था, जिस वजह से विद्या अपनी जेठानी को बात बात पर टोकती और जेठ जी के एक्सीडेंट की बात को दरकिनार कर अपनी बादशाहत चलाती। उससे घर के ज़्यादा काम भी नहीं होते थे और वह हमेशा फ़ोन पर अपनी मम्मी से अपने ससुराल की बुराई करती रहती। इस बार उसने अपनी जेठानी को इस तरह प्रताड़ित करने की सोच रखी थी कि वह गुस्से में आकर ऐसा कदम उठाए कि बदनाम जेठानी हो और उसका अलग होने का ख्वाब भी पूरा हो जाए। मगर जब सास ससुर की बातें सुनी तो उसे उसके इरादों पर पानी फिरता नजर आया और वह दूसरे दिन अपनी सास से बोली, मम्मी जी, कल मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली। मुझे आप लोगों से यह उम्मीद नहीं थी। और या तो वही बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेहा भाभी सारे झगड़े की जड़ थी, मगर आपने तो सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा दिया। अब मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। आप अपनी फेवरेट बहू नेहा भाभी के साथ ही रहिए। बोलकर विद्या अपने बेटे को लेकर मायके चली गई ताकि घर के कामों से भी बच जाए। दूसरे ही दिन नेहा अपने मायके से आ गई। राधा जी ने जब नेहा से पूछा कि वह जल्दी क्यों आ गई, तब नेहा ने बताया कि उसे जय ने फ़ोन पर बताया कि विद्या अपने मायके चली गई है और घर के कामों का बोझ आप पर आ गया है। मेरी मम्मी की तबीयत भी ठीक है, अब वह मुझसे मिलना चाहती थी बस। राधा जी सोचने लगीं कि अब तक वो जो नेहा के बारे में सोच रही थी वह सही ही सोचती थी। नेहा अब भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। विद्या ससुराल से झगड़ा कर मायके आ गई, जहां 1-2 दिन तो सबने उसकी खातिरदारी की, मगर तीसरे दिन उसने देखा कि उसके पापा उसकी भाभी से बोले, बहू चाय में थोड़ी शक्कर कम है, जरा और डाल देना। तो विद्या की भाभी रश्मि गुस्से से बोली, पापा आपका तो यह रोज का है, कभी चाय में शक्कर कम है तो कभी सब्जी में तेल ज़्यादा है। मैं तो तंग आ गई हूँ इन रोज रोज के झंझटों से, और ऊपर से आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, वह अलग। मुझसे नहीं होती सभी की खातिरदारी, मुझे अलग रहना है। विद्या बोली, भाभी इतनी सी बात पर आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हैं? रश्मि बोली, दीदी आप बीच में मत बोलिए, जाइए और चुपचाप अपना घर देखिए। विद्या को अपनी भाभी का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा और वह उदास होकर अपने कमरे में चली गई। विद्या अपनी माँ सुनीता जी से बोली, माँ भाभी इतनी सी बात पर चिढ़ गईं और अलग रहने की बात कर रही हैं। मुझे भाभी का यह व्यवहार देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। सुनीता जी बोली, बेटा इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आजकल सभी लड़कियां संयुक्त परिवार से अलग ही तो रहना चाहती हैं। अब तू अपने आप को ही देख ले, 2 महीनों से तुझे तेरे पति का घर में पैसे देना इतना खटक गया है कि तू ससुराल से अलग होने के नाम पर यहाँ मायके आकर बैठ गई। अब यह देखकर घर में तेरी भाभी पर भी तो तेरा गलत प्रभाव पड़ा और उसे भी अलग रहने की सूझी। मैं तो तुझे फ़ोन पर भी समझाती थी कि ससुराल वालों की बातें यहाँ मायके में मत किया कर। मैंने तो तुझे कभी गलत सलाह भी नहीं दी, मगर आज तेरी इस करतूत पर एक माँ भी बदनाम होगी और सभी सोचते होंगे कि इसकी माँ ने इसको गलत पट्टी पढ़ाई होगी। और यही फ़र्क होता है बेटा, जब हम अपनी भाभी को अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, मगर वही व्यवहार जब हम अपने सास ससुर के साथ करते हैं तो हम अपने आप को सही समझ रहे होते हैं। यह सब सुनकर विद्या को एकदम एहसास हुआ कि माँ बिल्कुल सही कह रही है। दूसरे दिन विद्या अपने ससुराल पहुंच गई। अजय ने विद्या को अचानक आया देख पूछा कि तुम तो वापस नहीं आने वाली थी। विद्या बोली, अजय कभी कभी हमारी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ जाती है, जिसे कोई ना कोई उतारता जरूर है। बस कुछ यही हुआ मेरे साथ। खैर जो हुआ अच्छा हुआ, मेरी अक्ल ठिकाने आ गई, कहकर विद्या ने अपने सास ससुर जेठ जेठानी सभी से माफ़ी मांगी और वापस सभी प्यार से रहने लगे। एक रोज़ सुनीता जी और भाभी रश्मि का फ़ोन आने पर विद्या अपने मायके पहुंची। तब बातों बातों में सुनीता जी ने विद्या को बताया कि उन्होंने और रश्मि ने मिलकर उस दिन सारा नाटक किया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास करवाया जा सके। विद्या बोली, थैंक यू माँ और भाभी, आज उसी कारण मेरा संयुक्त परिवार आबाद है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।